बातचीत करने के लिए आशिका क्रेडिट कैपिटल से इशिता जैन जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। इशिता जी, गुड आफ्टरनून। क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका, क्योंकि कल तक सबको लग रहा था कि चलिए फार्मा बचा हुआ है, आज ट्रम्प साहब ने बोल दिया कि फार्मा पे भी टैरिफ लगाएंगे और ऐसा टैरिफ लगाएंगे जो पहले कभी नहीं सुना हो। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का कमेंट्री आया है फार्मा के ऊपर, हमको ये याद रखना चाहिए कि उनने ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री पे कमेंट किया है, ना कि सिर्फ इंडिया पे। हमारे आगे एक बहुत बड़ा प्लेयर है चाइना, बहुत बड़ा प्लेयर है यूरोप, और बहुत बड़ा प्लेयर है साउथ कोरिया। हम लोग इनसे ज्यादा वॉल्यूम करते हैं, चाइना से नहीं पर बाकी सबसे, लेकिन वैल्यू में साउथ कोरिया भी हमसे आगे है और यूरोप भी हमसे आगे है। परसों हमने देखा कि उनने यूरोप की सारी कंट्रीज को भी इंक्लूड किया अपने टैरिफ प्लान में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट में थोड़ा ओवर रिएक्शन हो गया है, क्योंकि हमको ऐसा लगा है कि उनने सिर्फ हमको बोला है, जबकि वो बात सही नहीं है। उनने ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री को बोला है। तो आई थिंक पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ऑलरेडी डिस्कशन चल रहे हैं हमारी गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट के बीच में एक ट्रेड अग्रीमेंट के लिए। अब वो ट्रेड अग्रीमेंट में फार्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाएगा, क्योंकि जो हम यूएस में फार्मा एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत ही हाई इंपॉर्टेंस एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस अग्रीमेंट के बाद भी क्या नेगोशिएशन होते हैं विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। Ishta, लेकिन let's think about or assume a worst case scenario. Since we, I mean, go for approximately 10% tariff, तो यूएस कितने पे जा सकता है और अप्रॉक्सीमेटली इससे जो हमारी फ्रंटलाइन कंपनियां हैं जो यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं, लाइकली टू भी उनके एबिटा पे कितना परसेंटेज इम्पैक्ट पड़ेगा? थोड़ी पिक्चर ड्रॉ कर सकेंगे अगर आप हमारे लिए तो? हाँ, तो जैसे मैं देखती हूँ टैरिफ को आप सिंगल तौर पे नहीं देख सकते हैं। आपको टैरिफ को रिलेटिव तौर पे देखना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल है कि आपको एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं इज इररेलेवेंट, बाकी क्लास को कितने नंबर आए हैं इज रेलेवेंट, उस पर रैंक डिसाइड होती है। तो अगर इंडिया को उसने टैरिफ किया 10% पे, लेकिन चाइना को टैरिफ किया 15% पे, तो वही हमारा गैप बनता है। अगर आपको याद होगा, पहले जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुआ था, यूएस ने चाइना पे हेवी टैरिफ्स लगाए थे, इंक्लूडिंग फार्मा पे। तो इंडियन कंपनीज ने एक्चुअली काफी बेनिफिट किया था उससे। ऑब्वियसली जेनेरिक कंपनी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिनके लार्ज एक्सपोजर्स हैं यूएस में, वो जेनेरिक कंपनीज में हमेशा, अगर आप पास्ट पे पूरा हिस्टोरिकल देखेंगे, हर टाइम एक साइकिल आता है। जेनेरिक कंपनी में किसी भी रीजन से, कॉम्पिटिटिव रीजन से, या तो कंपनी ज्यादा हो जाती हैं जो सेम माल बेच रही हैं, या फिर टैरिफ आ जाता है जिससे मार्जिन प्रेशर आता है। जो भी इशू होता है, जेनेरिक कंपनीज हर टाइम साइकिल में चलती हैं। तो ये फिर वही साइकिल आएगा, फिर से रीएडजस्ट होएगा। जो छोटे प्लेयर हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको मार्केट छोड़ना पड़ेगा, और जो बड़े प्लेयर हैं वो अपना वापस ईबिटा रीसेट कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रेशर आएगा वो एक शॉर्ट टर्म के लिए ही आएगा। जैसे ही मार्केट रीएडजस्ट वापस होता है, ईबिटा नंबर्स में वापस वो स्ट्रेंथ देखने मिलती है। ये जेनेरिक्स का नेचर रहा है एज अ बिजनेस। तो मुझे नहीं लगता दैट देयर इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ सच टैरिफ्स। सेकेंडली, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आई थिंक थोड़ा कुछ नेगेटिव न्यूज में आ रहा है फॉर सीडीएमओ। जो इंडियन कंपनीज हैं जो एक्चुअली में सीडीएमओ करती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है डी, जो डेवलपमेंट के लिए कहलाया जाता है। उस डेवलपमेंट में आप प्रोवाइड करते हैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स टू अमेरिकन कंपनीज जो प्राइवेट हैं, या तो फार्मा में या तो बायोटेक में। आई फील उनको कम इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके मार्जिन पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनका एंड क्लाइंट इज प्राइवेट कंपनी, या तो फार्मा या तो बायोटेक। तो मुझे लगता है वो सीडीएमओ कंपनीज, भले ही उनका मैन्युफैक्चरिंग यूएस में नहीं है, यूएस के बाहर है, वो कंपनीज में कम इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हम मेरा ऐसा भी मानना है कि वो इम्पैक्ट चाइना कंपनीज को ज्यादा आएगा। तो जब चाइना कंपनीज को वो इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, यूएस प्राइवेट कंपनीज को कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होना पड़ेगा। ऑल्दो हम काफी छोटे हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, भी हमारी छोटी है, कैपेसिटी भी हमारी कम है चाइना के मुकाबले में। पर थोड़े, एटलीस्ट अगर हम शिफ्ट का बात नहीं करें, तो भी जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स उसी भाव पे चलेंगे, या तो फिर भाव बढ़ सकता है। तो वो सीडीएमओ कंपनीज जो एक्चुअली हाई वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करती हैं इंडिया में, वो बेनिफिट रहेंगी। और उसी उसी डायरेक्शन में अगर आप सोचेंगे, तो जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कंपनीज, इवन एपीआई कंपनीज जो हाई वैल्यू, ना कि कमोडिटी एपीआई बनाते हैं, जो हाई वैल्यू एपीआई बनाते हैं, उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि वो हाई वैल्यू एपीआई
ना तो यूएस इंश्योरर को बेच रहे हैं, ना यूएस फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर्स को बेच रहे हैं, ना यूएस गवर्नमेंट को बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को। तो ठीक है ये इशिता यूएस जी। चाइना ट्रेड वॉर के टाइम भी हुआ था। जो लेस कमोडिटी एपीआई है, मतलब हाई वैल्यू एपीआई है, वो लोग बेनिफिट करेंगे फ्रॉम दिस ओवरऑल टैरिफ। बिल्कुल बिल्कुल इशिता जी, आप गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। बहुत डिटेल्ड आंसर दिया आपने। निष्कर्ष निकालूं मैं आपके पूरे एनालिसिस का, तो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रेशर दिख नहीं रहा, शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा प्रेशर दिख नहीं रहा। तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा मैं जानना चाहूँगी, इस गिरावट में खरीदना चाहिए क्या स्टॉक? अगर आपके रडार पे कोई स्टॉक्स है जहाँ पे बेट लग सकते हैं, जेनरिक और सीडीएमओ को आपने सेग्रीगेट किया, थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगी। तो इसमें मुझे लगता है कि अभी इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में सोचना गलत होगा, क्योंकि एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है जिसमें प्रोडक्ट वाइज क्या टैरिफ आते हैं। तो ये फार्मा इंडस्ट्री जो है, इट इज अनलाइक टेक्सटाइल और इट इज अनलाइक सीमेंट, जिसमें प्रोडक्ट वाइज टैरिफ लगेंगे, ना कि ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री पर टैरिफ। तो स्टॉक स्पेसिफिक का मैं तभी बात कर पाऊंगी जब थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स पे क्या टैरिफ लग रहा है। अभी भी जो टैरिफ है, जैसे वैक्सीन पे 0 टैरिफ रहता है, तो वो टैरिफ समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट वाइज किस प्रोडक्ट कैटेगरी में ज्यादा टैरिफ लगाया गया है और किस प्रोडक्ट कैटेगरी में कम टैरिफ लगाया गया है। अब उसमें तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में नेगोशिएशंस भी होंगे, उसमें कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप भी देखा जाएगा कि बाकी कंट्रीज क्या बना के दे रही हैं वर्सेस इंडिया। तो उसमें जब तक हमें प्रोडक्ट वाइज टैरिफ के ऊपर स्पष्टता नहीं मिलेगी, तो उसके ऊपर कंपनी वाइज कमेंट्री करना इज अ बिट थोड़ा मुश्किल। ओके नहीं अच्छा इशिता जी, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ इस सवाल को। आई एम श्योर स्टॉक स्पेसिफिक अभी बात करना थोड़ा टफ होगा, लेकिन इन जनरल क्या इसमें इन्वेस्टिंग अप्रोच रखें जेनेरिक फार्मा पे खास तौर से हर गिरावट पर क्या ऐड किया जाए? क्योंकि इवेंचुअली इट ऑल बॉयल्स डाउन टू कि ईपीएस पे कितना इम्पैक्ट होगा। अगर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नहीं है तो क्या ये जो 8-8 10-10% गिरे हैं, और अगर और गिरते हैं तो क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी? मुझे लगता है अगर और गिरते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जेनेरिक्स में जो ये बार बार बोला जा रहा है कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग वो शिफ्ट कराना चाहते हैं, ये ऑन पेपर बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअली यूएस में शिफ्ट कराना जेनेरिक इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड, इंडियन कंपनीज और ग्लोबल कंपनीज ने अपने जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग शट डाउन किए हैं पिछले कुछ 2-3 सालों में यूएस में, क्योंकि कॉस्ट इतना हाई है और मार्जिन कुछ बचता नहीं है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में और अगर ये स्टॉक्स गिरते हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे तो इसमें लेना चाहिए। और एक्चुअली और भी बहुत अच्छी कंपनीज हैं, काफियों के जिनके यूएस में प्लांट हैं, जो एक्चुअली सीडीएमओ करते हैं। वो हमने पहले आशिका में बात किया है। जुबिलेंट फार्मोवा हमें पसंद आता है, मार्क्स एंड फार्मा हमें पसंद आता है। काफी ऐसी कंपनीज हैं जो हमको लगता है कि डायरेक्टली इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए टैरिफ से शायद नहीं करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इशिता जी, और अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। फार्मा एक सेक्टर जैसे आपको रेडार पे रखना है, इस पे बस एक टेक चेक ले लेते हैं। राजेश जी, औरोबिंदो फार्मा कल सबसे क्लियरली सबसे ज़्यादा हाई बीटा नाम है अब फार्मा में, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूएस एक्सपोजर इसी का है। कल टॉप गेनर था, आज टॉप लूज़र है, 6% नीचे। अब हालांकि रिकवर हुआ है लोअर लेवल से। क्या व्यू होगा स्टॉक पर? राजेश सातपुते जी, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी। अनुज जी, देखिए आज जिस तरह से यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है, करीबन 1130 का एक लेवल था, स्विंग ट्रेड का लो था। जैसे 1130 का लेवल टूटा, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक सेल ऑफ हुआ था, उसके बाद फिर से रिकवरी, लेकिन ये 1130 अभी भी इंटैक्ट है। मेरे हिसाब से इसका चार्ट अभी भी वीक है। सपोर्ट जो बनता है वो करीबन 1000 से लेके 980 तक का बनेगा। तो ये जो पुल बैक है, उसमें मुझे लगता है लिक्विडेशन करे, थोड़ा सा पोजीशन हल्का करे तो ज्यादा बेहतर होगा। सेल लेना है तो स्टॉप लॉस आपका करीबन 1160 का होगा, और इस सेल का टारगेट इनिशियल, जैसे मैंने कहा, इनिशियल होगा 1000 का, और उसके बाद 980 का। तो बड़े टारगेट्स यहाँ पे अनफोल्ड हो रहे हैं। ओके, बड़े टारगेट्स यहाँ पर अनफोल्ड होंगे। चलिए अब कविता जी भी जुड़ी हमारे साथ शो में। कविता जी, गुड आफ्टरनून। बहुत टफ मार्केट, क्या ट्रेड चूज़ किया आपने? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, वेरी टफ मार्केट, और 2:30 बजे तो मुझे ऐसा लग रहा था जोड़ू भी या नहीं जोड़ू। सो एमसीएक्स पर होगा कविता जी। मेरा शॉर्ट दिन। या कविता जी, वीरू क्या कुछ- क्या दिक्कत था कविता जी? वो म्यूट बटन दबाते हम कुछ कर थोड़ी लेते हैं यहाँ से, हैं? थोड़ा बहुत छटपटाते उसके बाद बोलते ठीक है कविता जी का टेक्निकल संपर्क हो नहीं पा रहा आज, है अनुज? क्या दिक्कत की बात थी? आपके पास तो रामबाण है। खैर कोई बात नहीं, वो कॉल दीजिए अपनी।
लग रहा है म्यूट बटन दबा दिया रहा कविता करता था हाँ कविता और जी कॉल बाय द वे आजकल उससे आजकल ज्यादा कविता से बेहतर ये होता आजकल कि मैं कविता जी से जुड़ती ज़्यादा नहीं अभी। आजकल कविता जी से ज़्यादा राजेश जी और गावस्कर यूज़ कर रहे हैं उस बटन को, टू गिव क्रेडिट वेयर ड्यू। जो क्रेडिट जहाँ पे बनता है वो देना चाहिए। और- कविता जी ने 3 महीने से नहीं यूज़ किया। अभी आजकल प्रकाश सर- दिखाइए जरा, प्रका- उनको भी दिखाइए, गावस्कर को भी और राजेश जी को भी दिखाइए, उनकी बात हो रही है। तो उनका ज़्यादा आजकल यूज़ होता है बटन। और पता है अनुज कविता जी स्वीकार कर देती थी कि हाँ गलती होगी, प्रकाश सर कहते पता नहीं कैसे हो गया, राजेश कहते पता नहीं कैसे हो गया, है ना, जैसे उसके खुद के हाथ पैर थे उसने खुद ही अपने आप को अनम्यूट या म्यूट कर लिया हो। खैर कविता जी कॉल क्या है आपकी? यस सो MCX पर होगा शॉर्ट। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा देख कर ट्रेड करना चाहिए, बट काउंटर अगर आप देखें अपने 50 वेमा के नीचे जाकर ट्रेड कर रहा है अब। एंड इवन अगर डेली चार्ट्स पर देखें तो ये अपने डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन देते हुए दिख रहा है। सो ये गिरावट और फर्दर बढ़ती हुई दिख सकती है। मुझे लगता है नियर टर्म काउंटर 4800 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है, बट एज ऑफ नाउ 4980 4950 के प्राइस टारगेट के लिए आप इस पर एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5110। MCX डे लो पर फिलहाल कर रहा है कारोबार गिरावट के साथ 5.5% यहाँ पे एक शॉर्ट कॉल आती हुई कविता जी की तरफ से। अब एक और